हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं फर्स्ट इंग्लिश का मॉक टेस्ट। देखो, आप कह रहे थे ना सर, इंग्लिश का और रागा का मॉक टेस्ट एक साथ करा दो, बट इंग्लिश का एक साथ नहीं करा सकते हैं। एक इंग्लिश वाले में एक्स ग्रुप वाले भी बच्चे हैं ना, तो इंग्लिश का अलग कराएंगे, रागा का अलग कराएंगे, जिससे कि एक्स ग्रुप वालों को थोड़ा सा बोरिंग ना लगे चीज़। ठीक है, दोनों बच्चे कर ले। और इंग्लिश रागा की भी मैं रेगुलर कराऊंगा कराऊंगा और एग्जाम ओरिएंटेड कराऊंगा। देखो, मैं फिर से एक चीज रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं आते हैं, इजी टू मॉडरेट आते हैं, स्पेशली इन इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं आता। अगर 20 सवाल है ना, तो उसमें से 15 सवाल इजी आते हैं, बाकी के 5 थोड़े से मॉडरेट आते हैं, डिफिकल्ट नहीं आते हैं। ठीक है, आप पेपर दोगे खुद समझ में आ जाएगा। इंग्लिश रागा से काफी इजी है, तो वैसे ही क्वेश्चन हम करेंगे। कुछ लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है सर पैसेज बताओ, वो भी करा देंगे। और इस मॉक टेस्ट की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए सर्च करो @A2Z स्टडी। ठीक है, सर्च करो इस मॉक टेस्ट की पीडीएफ जो हम यूट्यूब पे कर रहे हैं। बाकी आपको फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं वाई ग्रुप की, तो आप A2Z स्टडी ऐप पे लगा के जाना लास्ट टाइम में, जिसकी प्राइस 123 रुपए में मिल जाएंगी आपको पूरे 20 मॉक टेस्ट, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा VVI होने वाला है। ठीक है, बाकी जो हमारे लास्ट टाइम के लिए जो पीडीएफ होती है उनको आप फॉलो करके जाना एग्जाम से पहले। पेड पीडीएफ है, बट मैं कहूंगा एग्जाम में अभी भी टाइम है, ये सारे पीडीएफ से जितना हो सके कर लो, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझदार के लिए सारा काफी है, उससे ज्यादा चीज मैं आपको नहीं खुल के कहूंगा, बट इतना कहूंगा एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे एक्स वाई दोनों ग्रुप के लिए इंग्लिश की जो पीडीएफ है ना, उसके अंदर 2 पीडीएफ है। एक ग्रामर प्रैक्टिस की पीडीएफ है, दूसरी जो है ना वो कैप की पीडीएफ है। अभी तक जो बच्चा वो कैप पढ़ रहा है हमारे पीडीएफ से, अभी तक जितना भी मॉक टेस्ट लगाया उसने बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो चाहे कहीं भी मॉक टेस्ट लगा रहा हो। बच्चा का बहुत सारे बच्चों से हमको सुनने में आ रहा है, सर आपकी वो कैप की पीडीएफ से हर जगह मॉक टेस्ट में सवाल आ रहे हैं, तो समझ रहे हो एग्जाम में भी पॉसिबिलिटी हाई है आने की। बाकी जो प्रैक्टिस पीडीएफ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे पीडीएफ खरीदने के लिए आपको व्हाट्सअप करने होंगे 7279047787। इंग्लिश की दोनों पीडीएफ का प्राइस है 60 रुपीज। इसके अलावा वाई ग्रुप की मैथ जो है ना 100% हमारे पीडीएफ के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आएंगे, जो मेथड हमने पीडीएफ में यूज कर रखा है हिंदी इंग्लिश दोनों में। और मैथ के पीडीएफ में देखो वीडियो सॉल्यूशन का लिंक होगा आंसर की के नीचे, उसको आप ओपन करोगे मैथ में वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिसकी प्राइस 55 रुपीज है। रीजनिंग भी 100% वर्बल नॉन वर्बल हमारे पीडीएफ कॉन्सेप्ट के आएंगे, सिंगल सवाल भी कॉन्सेप्ट के बाहर का नहीं होगा। और रीजनिंग के सॉल्यूशन जो होंगे ना पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में। वहीं पे करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की भी पीडीएफ है हिंदी इंग्लिश दोनों में। सारे पीडीएफ को बाय करने के लिए व्हाट्सअप करके बाय कर सकते हो। सारे पीडीएफ की प्राइस अलग अलग है, आप एक साथ भी बाय कर सकते हो, अलग अलग भी बाय कर सकते हो। व्हाट्सअप करोगे 7279047787 पे। हम आ जाते हैं पैसेज के ऊपर। पैसेज में बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, देखो पीडीएफ के बारे में बहुत ज्यादा छेल नहीं रहा हूं यहाँ पे क्या है क्या नहीं, बट इतना जरूर कहूंगा कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। ठीक है, ओके गाइज, आ जाओ इधर। अब मैं बोल रहा हूं ना पैसेज कैसे बनाते हैं। पैसेज में बहुतों को प्रॉब्लम आ रहा है, कह रहे सर 15 नंबर तक तो स्कोर कर ले रहे हैं, बाकी 5 जो पैसेज होते हैं ना वो हमसे हिल नहीं पा रहे, 2-3 भी बन पाते हैं। देखो पैसेज बनाने के 2 नियम है, या तो आपकी रीडिंग जो है ना एबिलिटी अच्छी है तो आप अच्छे से पैसेज को एक बार अच्छे से पढ़ लो, इतने लैंग्वेज में जिस भी रीजनल लैंग्वेज है आपका उसमें पढ़ लो, इंग्लिश अपने में ट्रांसलेट करके, या फिर आपकी और फिर सवाल को सॉल्व करो। या फिर आपकी जो है ना रीडिंग एबिलिटी अच्छी नहीं है, आप रीड करके उसको अच्छा से समझ नहीं पाते हो, तो सिचुएशन में आप पहला क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शंस पढ़ो। ध्यान से सुनना, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन से कुछ समझ में नहीं आएगा लेकिन फिर भी पढ़ेंगे। व्हाई पीपल ऑफ नॉर्दर्न यूरोप थिंक दैट ग्लोबल वार्मिंग माइट नॉट बी सच अ बैड थिंग। अब इतना तो समझ में आना चाहिए ना कि ग्लोबल वार्मिंग जो है ना क्यों भी अच्छा चीज नहीं है नॉर्दर्न यूरोप के लिए, वो ऐसा क्यों सोचते हैं। तो ये तो बेसिक सा चीज है, समझ में आना चाहिए। पूरा पैसेज ना समझ में आए वो बंद समझ में आ रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, मतलब ये चीज मैं समझ रहा हूँ कि आप नहीं समझ पा रहे, लेकिन एक सिंगल सवाल का अगर हिंदी आप या फिर अपने रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा सा खतरनाक चीज है ये। ठीक है, ये चीज मैं कह सकता हूँ खतरनाक है, क्योंकि लास्ट टाइम आप एयरफोर्स का एग्जाम दे रहे हो जहाँ पे ग्रुप डिस्कशन देना है और आप एक सिंगल लाइन का हिंदी नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो भी मैं ये कहूंगा पहले सवाल पढ़ो। ये सवाल कह रहा है कि नॉर्दर्न यूरोप के जो पीपुल है वो ग्लोबल वार्मिंग को जो है ना वो क्यों ऐसा नहीं सोचते हैं कि वो बहुत ही खराब चीज है। ठीक है, तो इसका रीजन बहुत सारा हो सकता है। अब मैं रीजन के ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं समझ गया कि नॉर्दर्न यूरोप के पीपल जो है ना वो कुछ सोच रहे हैं, उनके बारे में सवाल मेरे से पूछा जा रहा है। अब मैं पैसेज को पढ़ूंगा। मेरे को हिंदी बहुत अच्छे से करने ना आए फिर भी मैं करूंगा। ठीक है, मेरे को तो आता है, बट मैं आपकी जगह पे अपने को रख के सोच रहा हूँ। देखो जैसे मैं पढ़ूंगा, देयर आर स्टिल अ फ्यू पीपल इन नॉर्दर्न यूरोप, ठीक है, हु थिंक दैट ग्लोबल वार्मिंग माइट नॉट बी सच अ बैड थिंग। अब ये तो चीज है कि जो अभी भी जो नॉर्दर्न यूरोप में कुछ पीपुल हैं वो ऐसा सोचते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कुछ खराब चीज नहीं है।
तो वही तो पूछ रहा है कि क्यों नहीं है भाई, ऐसा क्यों सोच रहे हैं। तो पहले लाइन से तो मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्यों सोच रहे हैं ऐसा वो लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में, ये इसका मतलब क्या हुआ, ब्रिटेन में वह समर कैन समटाइम्स सीम्स टू लास्ट लिटिल मोर देन अ फ्यू वीक्स। अब इसका मतलब ये हुआ ना कि ब्रिटेन में क्या होता है ना कि जो गर्मी होती है वो ऐसा देखने के लिए मिलता है कि कभी कभी कुछ सप्ताह के लिए ही टिकता है या फिर कुछ सप्ताह भी नहीं रहता है और गर्मी खत्म हो जाता है। ठीक है, मैनी वुड वेलकम द आइडिया ऑफ इट गेटिंग अ बिट हॉटर। ठीक है, अब बहुत सारे लोग उधर के क्या है ना पैसा सोच रहे हैं कि चलो चलो बहुत बढ़िया है ना कि ग्लोबल वार्मिंग आएगा तो भाई थोड़ा थोड़ा मौसम गर्म हो जाएगा, ऐसा वो सोच रहे हैं। अब ये सोचो जहां यूरोप में, ठीक है, या फिर नॉर्दर्न यूरोप में जहां गर्मी आ ही नहीं पा रही है, बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड होती है, अब उनको थोड़ी सी अगर गर्मी फील हो तो उनको मजा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो उनको लगेगा कि हाँ, उनको लग रहा है ना अभी सिचुएशन में कि ग्लोबल वार्मिंग से कुछ दिक्कत नहीं है भाई, थोड़ा बहुत गर्म आ जाएगा तो मजा आएगा, वो ऐसा सोच रहे हैं। जहां पे सुन रहे हो कि कुछ सप्ताह खाली गर्मी टिकती है और हमारे यहाँ कई महीना गर्मी टिक जाती है, उनके यहाँ कुछ सप्ताह भी अच्छा से नहीं गर्मी होता है, तो वो सोचेंगे कि थोड़ा सा गर्म हो जाए। ठीक है, अब आगे देखो क्या कह रहा है, वो वेलकम तो कर रहे हैं इस आइडिया को, लेकिन फिर क्या है ना, अनफॉर्चुनेटली, अब दुर्भाग्यवश क्या हो रहा है, थिंग्स आर नॉट सो सिंपल, ये जो चीजें इतनी साधारण नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग डज नॉट जस्ट मीन दैट द वर्ल्ड विल स्लोली गेट वार्मर। ठीक है, अब ये जो है ना ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये नहीं है ना भाई कि जो दुनिया है ना धीरे धीरे गर्म होगी, वो ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है कि थोड़ा सा गर्मी आ जाएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश चीज इतना सिंपल नहीं है। और ये कह रहे साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है इसका मतलब ये मत सोचना कि दुनिया, पूरी दुनिया धीरे धीरे गर्म हो जाएगी। पैराडॉक्सिकली, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि इससे रिलेटेड एक सवाल है, तो मैं अभी इसका हिंदी का बता दूंगा, तो आप उस सवाल को मेरे बताने से पहले आप आंसर कर लोगे, तो दिमाग लगाना, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, पैराडॉक्सिकली इट कुड कॉज सर्टेन एरियाज टू गेट कोल्डर, अ लॉट कोल्डर। अब देखो ना, अब ये लोग ऐसा सोच रहे हैं कि दुनिया गर्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, क्या होगा भाई, ऐसा भी हो जाएगा कहीं कहीं कि इट कुड कॉज सर्टेन एरिया, कहीं कहीं निश्चित जगहों पे ना दुनिया जो है वो गर्म के बजाय ठंडी होती जाएगी और बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब वो लोग समझ रहे हैं कि पूरी दुनिया गर्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कहीं कहीं बहुत ज्यादा ठंड बढ़ भी जाएगा। ओके, आगे देखो। द लेटेस्ट प्रिडिक्शन आर द नॉर्दर्न यूरोप कुड इवन बी प्लग्ड इनटू एन आइस एज। अब जो लेटेस्ट प्रिडिक्शन है, ठीक है, जो मतलब भविष्यवाणी है, ठीक है, ऐसा किया गया साइंटिस्ट के द्वारा कि जो नॉर्दर्न यूरोप है ना, वो ऐसा हो सकता है ना कि वो आइस एज में तब्दील हो जाए, बदल जाए, मतलब वो पूरा जम जाए बर्फ से ठंडा के मारे, ऐसा भी हो सकता है। वाइल एरियाज ऑफ साउदर्न ईस्टर्न यूरोप, मतलब जो ना जो साउथ ईस्टर्न यूरोप है, साउथ की जो यूरोप की जो साउथ ईस्टर्न है, साउथ ईस्टर्न का मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, ईस्ट एंड साउथ का, दक्षिण पूर्वी जो यूरोप है, वहां पे सच एज ग्रीस, जहां जैसे कि मान लो ग्रीस नाम का जो देश है, वुड कंटिन्यू टू गेट हॉटर एंड ड्रायर, मतलब जो ग्रीस है ना, ऐसा हो सकता है कि वो लगातार गर्म हो और वो बंजर हो जाए, इतना गर्म हो जाए ना कि पूरा गर्मी गर्मी हो जाए, उधर कोई पेड़ पौधा ना बचे। ठीक है, ब्रिटेन कुड फाइंड इटसेल्फ, ब्रिटेन में भी ऐसा हो सकता है, इन द विंटर मंथ्स एट लीस्ट सराउंडेड बाय इट सी, मतलब ऐसा होगा ना कि ब्रिटेन भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा और सिर्फ ठंडे के दिनों में दिखे ना, बस ठंडों के दिनों में ही दिखे कि जो वहां पे चारों तरफ जो है ना वो सराउंडेड बाई सी आइस, मतलब वहां पे सी आइस से घिरा हो। ठीक है, मतलब जो बर्फीला समुद्र में जो बर्फ होता है खाली वो ठंड में ही दिखे, बाकी वो हो सकता है कि वो भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाए। द रीजन फॉर दिस कंसर्न द ग्रीसलैंड आइस सीट, अब इस चीज का कारण क्या है, जो भाई सॉरी ग्रीसलैंड नहीं ग्रीनलैंड, तो इसका कारण है ग्रीनलैंड का जो आइस सीट है वो। ठीक है, इस समस्या का कारण है जो ग्रीनलैंड का आइस सीट है वो। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपेंसेस ऑफ आइस इन द वर्ल्ड। ठीक है, अराउंड मतलब ये जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेंस है आइस वर्ल्ड का, मतलब बर्फ का, जो कि 1500 किलोमीटर से लेकर लंबा एंड 600 किलोमीटर वाइड है, मतलब 1500 किलोमीटर लंबा है एंड 600 किलोमीटर चौड़ा है। इट इज सो बिग दैट इफ इट ऑल मेल्टेड सी लेवल वुड राइज बाई 7 मीटर, मतलब क्या है ना कि देखो भाई, जो ये बहुत ही बड़ा एक्सपेंस है आइस का, अगर वो पिघल जाए, ठीक है, इट्स यहाँ पे इट इज सो बिग, ये इतना बड़ा है दैट इफ इट ऑल मेल्टेड सी लेवल्स वुड राइज बाई 7 मीटर्स, अगर वो पूरा मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, तो सी लेवल जो है ना 7 मीटर तक बढ़ जाएगी, और ये बहुत ही डेंजर चीज है। 7 मीटर ऊंचा बर्फ, सॉरी 7 मीटर ज्यादा पानी आ जाना नदी के अंदर, ये थोड़ी सी खतरे की सूचना है।
ड्यू टू राइजिंग एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। ये क्यों हो रहा भाई? तो ग्रीन हाउस गैसेज जो उत्सर्जन हो रही है उनकी वजह से, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द कम्बशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, द आइस शीट इट मेल्टिंग एट एन अलार्मिंग रेट। जो फ्यूल से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, इन सब का रीजन, इन सब की वजह से ऐसा होगा, जो आइस शीट है ना वो मेल्ट हो जाएगी बहुत ही तेजी से। अलार्मिंग रेट का मतलब बहुत ही तेजी से। ठीक है, तो समझ में आ गया। ये पैसेज को मैंने तोड़ तोड़ के हिंदी कर दिया, एक कहानी की तरह नहीं बताया, मैं लाइन बाय लाइन हिंदी करते जा रहा। एक बार मैं आपको ना ब्रीफ में बता देता हूँ ये चीज क्या है। कि देखो, नॉर्थ यूरोप के लोग जो है ना ऐसा सोच रहे हैं कि भाई कि ग्लोबल वार्मिंग अच्छी चीज है, लेकिन उनको लगता है कि धीरे धीरे दुनिया गर्म हो जाएगी। लेकिन साइंटिस्ट कह रहे जरूरी नहीं है कि दुनिया गर्म ही हो जाएगी, कहीं कहीं ठंडी भी हो जाएगी। जैसे कि जो आपका इधर है, कहाँ गया था, साउथ ईस्टर्न यूरोप है वो, ठीक है, जिधर ग्रीस वगैरह है, ब्रिटेन वगैरह, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। और ऐसा क्यों भाई? जो जो आपका ये जो है ना ग्रीनलैंड आइस है वो पिघलने लगेगा, वो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है, 1500 किलोमीटर लंबा, 600 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है। और ये जो है ना 7 मीटर जो है ना हाई सी लेवल को बढ़ा भी सकता है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन से, उत्सर्जन से, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से। तो ये सभी चीज़ों की वजह से, ठीक है। अब आ जाओ हम सवाल पे आते हैं। वाई पीपल ऑफ नॉर्दर्न यूरोप थिंक दैट ग्लोबल वार्मिंग माइट नॉट बी सच अ बैड थिंग। मतलब ये नॉर्दर्न यूरोप वाले क्यों सोचते हैं भाई कि गलत चीज़ नहीं है? भाई वो पहले से ठंडा में मर रहे हैं, उनको लगता है थोड़ा सा गर्मी आ जाए तो मजा आ जाएगा, तो वो गर्मी का वेट कर रहे हैं ना। तो कोल्डर से तो मेरे को कोई मतलब ही नहीं है। तो ये कोल्डर से कोई मतलब ही नहीं है, वो गर्म कहा जान रहे हैं, उनको लगता है कि खाली दुनिया गर्म हो जाएगी। तो इट विल मेक द वेदर ऑफ नॉर्दर्न यूरोप वार्मर। वो ऐसा सोच रहे हैं कि जो ना ग्लोबल वार्मिंग से नॉर्दर्न यूरोप जो है ना थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, वो ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है भाई, कितना सिंपल पैसेज है, अब समझ में आ गया। वॉट कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब विरोधाभास। ओपिनियन हैज बीन क्विटेड बाय द ऑथर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। मतलब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में ऐसा क्या विरोधाभास बता दिया गया इसके अंदर, ठीक है। तो भाई यही ना बताया गया है यहाँ पे कि लोग सोच रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली थिंग्स आर नॉट सो सिंपल। ग्लोबल वार्मिंग डज नॉट जस्ट मीन दैट वर्ल्ड विल स्लोली गेट वार्म। ठीक है, दुनिया सोच रही है कि ठंडा ठंडा गर्म गर्म हो जाएगा, लेकिन जस्ट इसके पैराडॉक्सिकली, ठीक है, पैराडॉक्सिकली मतलब ये पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास। यहाँ पे विरोधाभास ये है ना कि लोग सोच रहे हैं कि गर्म होगा, लेकिन इसका उल्टा ठंडा भी हो जाता है कहीं कहीं। तो यही चीज है। तो मेरे को वार्मिंग से मतलब देखो, यहाँ पे ठंडा होने के बारे में बोला जा रहा है, तो वार्म से रिलेटेड कुछ है नहीं, मतलब गर्म होगा ऐसा तो कुछ हो नहीं, और हॉटर भी नहीं होने वाला। तो ये जो भी होगा ना, तो एरिया जो है, कुछ एरिया ठंडा हो जाएगा, ये उसके कॉन्ट्राडिक्टोरी है, ठीक है, विरोधाभास है। दुनिया को लगता है कि गर्म होगा, लेकिन उसका उल्टा कहीं कहीं एरिया ठंडा भी हो जाएगा। जस्ट सिंपल सा पैसेज है। अब बिगेस्ट एक्सपेंस क्या है भाई? एक्सपेंसेस जो है ना किसके बारे में बात किया गया है? तो वही जो ग्रीनलैंड का आइस शीट है वो सबसे बड़ा एक्सपेंस है बर्फ का। तो ये आइस शीट के बारे में कह रहा है, सी के अंदर है। तो बस ऐसे जब मैं हिंदी समझ में आ जाए ना तो फटाफट आंसर आएगा। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाई द ग्रीनलैंड आइस शीट इज मेल्टिंग। क्यों मेल्ट हो रहा है भाई? तो ऑब्वियस चीज है भाई, वो ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो रहा है भाई? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रहा है। तो क्या ग्रीन हाउस गैस जो है क्या बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो बढ़ रहा है ना वो। तो राइजिंग एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। अब यहाँ पे डिक्रीज नहीं कह सकते, डिक्रीज का मतलब होता है कमी होना। ओके, चलो फिफ्थ में कह रहा है पैराडॉक्स का आप बताओ एंटोनिम। पैराडॉक्स का मतलब मैंने बोला विरोधाभास, जो यहाँ पे कुछ भी फिक्स ना हो, ठीक है। तो इसका उल्टा हो जाएगा ये तीनों का मतलब वही होता है सिनोनिम में पैराडॉक्स के। एम्बिगस का मतलब होता है ना, एम्बिग्यूटी का मतलब जैसे कहते हैं ना एम्बिगस है, ये बहुत ही स्पष्ट नहीं, अस्पष्ट है, एनोमली, एब्जॉर्बिलिटी, यही सब का मतलब होता है अस्पष्ट टाइप का। तो सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, ठीक है। तो ये इसका एंटोनिम है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्या कहते हैं, सेंटेंस एरर है, कॉमन एरर है। ही टोल्ड द बॉयज डैट। मैंने पैसेज में काफी टाइम लिया आपको समझाने के लिए, अगर किसी को बोरिंग लगता है वो स्किप करके आगे बढ़ जाए, समझे ना उतना, ठीक है। जस्ट मैंने टाइम लिया लोगों को समझाने के लिए। आ जाओ इधर। ही टोल्ड द बॉयज डैट इफ दे वर्क हार्ड दे विल श्योरली पास, ठीक है। अब इसके अंदर बताओ क्या एरर है भाई? सेंटेंस को पढ़ो क्या है, देखो इफ है ना, ही टोल्ड ये पास्ट में है, द बॉयज डैट इफ दे वर्कड हार्ड, ये भी पास्ट में है, टोल्ड भी पास्ट में है, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे विल का पास्ट फॉर्म क्या होगा? वुड। जब भी सेंटेंस में सभी चीजें पास्ट में दिखे और एक चीज लगे कि फ्यूचर में है या फिर प्रेजेंट में है, अलग टेंस में जा रहा है, तो उसको भी पास्ट में कर देना। ऐसा बहुत बार एग्जाम में दिया जाता है। कह रहा आई शैल राइट टू यू व्हेन आई शैल रीच चेन्नई। अभी आपने पढ़ा होगा कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है, इफ, व्हेन, एज सुन एज, ये सभी चीजों के साथ।
तो व्हेन के साथ अगर लगा मतलब कोई सेंटेंस जो है ना वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा, ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा, देन दूसरा सेंटेंस होगा फ्यूचर इंडिफिनिट में होगा। तो आई शेल राइट टू यू जो है फ्यूचर इंडिफिनिट के तो अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्हेन के साथ जुड़ा जो है ना आई शेल नहीं होगा, व्हेन आई रिच नहीं होगा, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में होना चाहिए। तो ये आपने टेंस में भी पढ़ा होगा, ठीक है भाई। चलो दोनों के सी में एरर है। आगे आ जाओ, इसके अंदर बताओ क्या फिल करोगे। डैश सी इज क्लेवर, सी ऑफन मेक्स मिस्टेक्स। आपको मैंने कहा था कंजक्शन चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना। कंजक्शन से देखो अभी तक तो ना बहुत इजी नो सुनर से रिलेटेड पूछ रहे थे, ठीक है, नो सुनर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली। बट अभी जो है ना कंजक्शन के अंदर मे भी वो थोड़ा सा डिटेल में घुसना चाहें, क्योंकि एग्जाम जैसे जैसे साल बीत रहा है थोड़ा थोड़ा लेवल एग्जाम्स के बढ़ रहे हैं, ठीक है, लेवल सबके निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी लेवल निकालने की बारी आ गई है। तो गाइस यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अब कंजक्शन का थोड़ा सा मैं एंटर कर चुका हूँ थोड़े से अच्छे लेवल पे। तो यहाँ पे मैं क्या फील करना चाहूंगा, देखो ये क्या कह रहा है, सी इज क्लेवर, सी ऑफन मेक्स मिस्टेक। मैं बोल रहा हूँ वो चालाक है फिर भी वो क्या करती है कि गलतियां करती है। तो ये थोड़ा सा विरोध वाला चीज है ना। तो वैसे चीजों पे क्या करते हैं, ऑल दो, दो या ऑल दो, दो या ऑल दो का यूज करते हैं, ठीक है। मतलब ऑल दो सी इज क्लेवर, यद्यपि वो चालाक है फिर भी वो क्या मिस्टेक्स करती हैं, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा समझोगे आप। तो यहाँ पे ऑल दो का यूज होगा। फिर कह रहे हैं हाउ डिड दिस थिंग्स कम डैश। देखो गाइस यहाँ पे ना चीजें, यहाँ पे कह रहा है हाउ डिड दिस थिंग्स कम, मतलब ये चीजें कैसे हुई। मतलब देखो ये एक तो फ्रेज है, जिसको याद होगा वही बता पाएगा, यहाँ पे कुछ समझाने लायक नहीं है। कम अबाउट का मतलब होता है ना हैपन, कैसे हुआ, होना। कम अबाउट का मतलब होता है होना। मैं कह रहा हूं ना हाउ डिड दिस थिंग्स कम अबाउट, मतलब ये चीज कैसे हो गई, मैं ये पूछ रहा हूं कैसे हो गई। तो ये एक फ्रेज है, ठीक है, फ्रेजल वर्ब है। तो ये चीज थोड़ा सा रट्टा मार दो। कम अबाउट का मतलब होता है कैसे हो गई। आगे कम कम अक्रॉस का मतलब होता है कि अचानक से आना, मिलना, ठीक है, अचानक से। एक फ्रेज और याद रखो, बहुत बार एग्जाम में आता है, कम अक्रॉस, ठीक है। इसका मतलब होता है अचानक मिलना, अचानक मिलना, या फिर सडनली कोई चीज सडनली होना, अचानक होने के अर्थ में हम लोग यहाँ पे करते हैं। कम अक्रॉस के साथ सडनली का यूज नहीं होता है, याद रखना, हमेशा एग्जाम में देता है। आगे कह रहा है रीअरेंज दिस सेंटेंस। भाई इसको सेंटेंस को अरेंज करो। आगे देख रहे हैं ना हमको पी से करना है। अगर मैं पी से स्टार्ट करूंगा एट स्टेक देन बेस्ट वे। अब मैं अगर पी से स्टार्ट कर रहा हूं तो एट स्टेक का मतलब क्या होता है, दाव पे होना। अब क्या दाव पर है भाई, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कोई चीज अगर दाव पे है तो वो चीज पहले जिक्र होना चाहिए, लेकिन क्या चीज दाव पे है उसको जिक्र है ही नहीं, तो हम पी से स्टार्ट नहीं कर सकते। मतलब इसके पहले कोई चीज आया होगा तब हम कोई चीज को दाव पे लगा रहे हैं। क्या चीज दाव पे जा रही है उसके बारे में जिक्र करो। तो हम पी से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब क्या देखो क्यू, क्यू एंड एस। अपने को क्यू क्यू ठीक है, आर से स्टार्ट ही नहीं करना, कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो अब क्यू एंड एस में पहले कौन आएगा ये चीज देख लो। टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ प्रोडक्ट अमॉन्ग पोटेंशियल कस्टमर। अब किस प्रोडक्ट को किस प्रोडक्ट के अवेयरनेस के बारे में बात किया जा रहा है भाई, तो ये भी चीज क्लियर नहीं है। यहाँ पे प्रोडक्ट है, ठीक है, किस चीज का प्रोडक्ट है, कुछ तो जिक्र होना चाहिए ना, ये किस कंपनी का है, किसी दुकान का है, किसी बिजनेस का है, किसी चीज का प्रोडक्ट है। तो ये भी चीज क्लियर नहीं है, तो हम क्यू से नहीं स्टार्ट करेंगे। पी क्यू आर एस के सेंटेंस को बनाने का टिप्स मैंने यूट्यूब पे बताया था पहले, कि बहुत सारी चीजों को देखना होता है। तो क्यू से स्टार्ट नहीं करेंगे हम, पी से स्टार्ट नहीं होगा। बचा सी, तो सी में एस से बचा, तो एस से स्टार्ट करके देखते हैं भाई। तो कह रहा है व्हेन द प्राइड ऑफ ब्रांड नेम इज, कह रहा है जब भी है ना ब्रांड का जो है का जो प्राइड के बारे में बात होती है, सम्मान के बारे में बात होती है, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे भाई। तो समझ में आ रहा है कि जब मतलब कुछ लॉजिक की बात की जा रही है, हम जब कहते हैं ना कि जब भी हमारे सम्मान पे या फिर हमारे इज्जत की बात हो तो हम ऐसा सेंटेंस शुरुआत कर सकते हैं। तो वैसे ये ब्रांड नाम की जो ना, किसी ब्रांड की नाम की जो है ना, इज्जत की, रेपुटेशन की जब भी कुछ बात आ जाए तो फिर क्या करेंगे। चलो यहां से हम देखते हैं सी में क्या है, पी को लिया गया एस के बाद, ठीक है, तो पी को डालेंगे यहाँ पे। तो कह रहा है व्हेन द प्राइड ऑफ ब्रांड नेम इज एट स्टेक देन बेस्ट वे। जब भी जो है ना ब्रांड जो है ना, किसी भी ब्रांड का जो है ना अगर नाम दाव पे आ जाए,
हाँ ये चीज तो ठीक लग रहा है बोलने पे। 20 अगर करेंगे एट स्टेक करेंगे तो समझ में आ रहा है यहाँ पे किसी ब्रांड को दाव पे लगाने की बात की जा रही है उसके नाम को। तो फिर क्या भाई, देन बेस्ट वे, अब क्या वो अच्छा तरीका है भाई, तो आर से स्टार्ट करो। टू क्रिएट नहीं, टू इंश्योर बिजनेस सुप्रीमेसीज। अब देखो आर से तो एंड कर नहीं सकते क्योंकि क्यू तो हम रखेंगे नहीं, तो क्योंकि लास्ट में इज है तो आर से नहीं कर सकते, और तो यहां पे क्या आएगा अपना आर आ जाएगा। ठीक है, टू इंश्योर बिजनेस सुप्रीमेसी इज टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ प्रोडक्ट अमॉन्ग द पोटेंशियल कस्टमर्स, तो ये हमारा सी हो जाएगा। या फिर एक तरीके से और देख सकते थे भाई आप, देखो हमने देखो यार यहाँ पे ये चीज कर सकते थे ना कि पी से स्टार्ट नहीं होगा, ये चीज हमने कर लिया था तो ये ऑप्शन को हमने डिलीट कर लिया। अब देखो आर से ना हम एंड नहीं कर सकते हैं, ये भी कर सकते हो। एस से किसी चीज को हम एंड नहीं कर सकते क्योंकि किसी भी सेंटेंस का एंड एज से नहीं होता। ठीक है, तो जब एज से नहीं होगा तो हमारा डी वाला ऑप्शन एंड नहीं होगा। ये भी कर सकते थे, तो हम यूं ही कर सकते थे कि हम ए और एस में देख लेते अब। ठीक है, तो ऐसे भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो आप, बिना पढ़े चीजों को भी एलिमिनेट कर सकते हो कि हम एज से एंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम एज से सेंटेंस को शुरुआत करते भी ना तो हमारे किसी सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क होता, तो चीजों को इस तरीके से देखा कर। ठीक है, चलो भाई ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे, मैंने तो खैर हिंदी करके दिखा दिया। पैलेस्टियल का मतलब होता है स्वादिष्ट होना, तो इसका सिनोनिम पूछ रहा आपसे सेंस ऑफ टेस्ट, मतलब टेस्ट के बारे में, स्वाद के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे डेप्लोरेबल का एंटोनिम पूछा जा रहा है। डेप्लोरेबल का मतलब होता है घृणित, किसी चीज से घृणा करना। तो कमेंडेबल का मतलब होता है प्रशंसा। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। मैं ज्यादा डिटेल में जाके बताता हूं इसलिए मेरे को टाइम ज्यादा लगता है, अदरवाइज मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर कराना चाहूँ तो बहुत कम टाइम में करा दूंगा। आ जाओ इधर, ही सेड टू मी डोंट गो आउट, ये आपसे पूछ रहा है इसका इनडायरेक्ट फॉर्म बता दो, सॉरी डायरेक्ट फॉर्म बता दो। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ही सेड टू मी डोंट गो आउट, तो वो मना कर रहा है ना यहाँ पे, तो फॉरबिड से स्टार्ट ही होगा, तो सब में फॉरबिड है, तो मी भी है। अब जब भी ऐसा सवाल स्टार्ट होता है ना इम्परेटिव से डायरेक्टली, मतलब तो यहाँ पे टू से बनाते हैं। ठीक है, ही फॉरबिड मी टू गो आउट। ठीक है, नेगेटिव नहीं बनाते हैं, या फिर नेगेटिव है ना यहाँ पे तो नॉट टू गो आउट। ठीक है, तो ये इन सभी चीजों को ध्यान देना थोड़ा सा, क्योंकि हम नॉट का यूज क्यों नहीं करेंगे आगे, इसमें नॉट का यूज क्यों नहीं कर सकते भाई आगे, क्योंकि फॉरबिड का मतलब ही होता है मना करना, और फॉरबिड के साथ नॉट का यूज नहीं आएगा। तो ये तीन तो ऐसे ही कट गए, ऑप्शन बी बचा, इतना क्या सोचना है। आगे देखो, इसमें एक्टिव पैसिव में बताओ भाई। देखो यहाँ पे द फायर इनगल्फ द बिल्डिंग, अब आपको पता होगा ना कि इनगल्फ के साथ इन प्रीपोजिशन आता है, पैसिव में हो या फिर किसी भी हो। ठीक है, तो इनगल्फ के साथ इन आता है ना, तो हम बाय वाले ऑप्शन को चूज ही नहीं कर सकते हैं, टू वाले को चूज ही नहीं कर सकते हैं, और पैसिव में बाय के जगह पे इनको इन करना होगा, तो इन ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। तो ये अगर प्रीपोजिशन पता होता तो आप कर लेते इजिली। फिर 14 नंबर कह रहा है हैव टू मेनी आयरन्स इन द फायर। ठीक है, एक इडियम है, इसका मतलब बताओ। हैव टू मेनी आयरन्स इन द फायर का मतलब होता है एक टाइम पे बहुत सारे काम में शामिल होना। ठीक है, एक टाइम पर बहुत सारे काम में शामिल होना, तो डूइंग मेनी थिंग्स एट अ टाइम। ओके गाइस, चलो ये सभी चीजों कुछ बताने के लिए चीज नहीं है थी, बस उसका हिंदी पता होता तो आंसर कर लेते। इसमें क्या करना है, वन वर्ड पूछ रहा है आपसे ना यहाँ पे। ठीक है, द गवर्नमेंट विंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रूल्स, तो गवर्नमेंट का कौन सा विंग है जो रूल्स बनाती है, तो आपको पता होगा जुडिशियरी नहीं बनाती है, वो तो संरक्षण करती है। ठीक है, जो चीजें बन गई हैं उनको बस इंप्लीमेंट करती है, लागू करती है, इन्फोर्स करती है। बस चीजें क्या ना, लेजिस्लेटर विधायिका जो होती है ना वो बनाती है। ठीक है, विधायिका का काम है, लेजिस्लेचर का काम है रूल्स को बनाना, और जुडिशियरी का काम है उसको किसी पे थोपना। ठीक है, चलो फिर एक्टिवली का नाउन फॉर्म बताओ। एलवाई लगा है तो ये एडवर्ब है भाई, ये चीज पता होना चाहिए, और ION लगा है किसी वर्ड के एंड में तो ये नाउन होगा। मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लाऊंगा, टेंशन ना लो, एग्जाम से पहले करा दूंगा, फटाफट मार के आओगे एग्जाम में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, इन हाई स्पिरिट का मतलब क्या होता है, इन हाई स्पिरिट का मतलब होता है बहुत ज्यादा उत्साह में होना, तो उत्साह से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन है भाई, चीयरफुल। आगे देखो, वन वर्ड है ये, अ पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड टू बी समबडी एल्स, एक ऐसा इंसान जो वो दूसरों का रूप धारण कर ले। ठीक है, प्रिटेंड का मतलब दिखावा करना किसी और के जगह पे, तो उसको हम कहते हैं बहुरूपिया, दैट विल बी इम्पोस्टर। ठीक है, चलो बहुरूपिया होता है, इसका मतलब क्या होता है भाई, बहुरूपिया। आपने देखा होगा बचपन में कुछ लोग आ जाते थे बंदर बन के। ट्रॉमा का सिनोनिम बता दो, साइनोनिम बता दो ट्रॉमा का।
इसका मतलब होता है आघात लगना, ठीक है, तो इमोशनल शॉक लगना। फिर है ऑटोनॉमी का बता दो एंटोनिम। ऑटोनॉमी का एंटोनिम होता है ना, देखो ऑटोनॉमी का मतलब होता है ना बिल्कुल भी स्वतंत्र होना, किसी पर निर्भर होना नहीं। तो आपको सारे ऑप्शन लग रहे होंगे कि सब है। स्लेवरी मतलब किसी के मजदूरी करना, सबऑर्डिनेशन मतलब किसी के अधीन होना, डिपेंडेंस किसी पर निर्भर होना, सबमिसिवनेस मतलब किसी के अंदर दब के रहना, ये सब लग रहे होंगे। लेकिन ऑटोनॉमी का मतलब होता है ना कि किसी मतलब आप पे किसी का जोर नहीं है। लाइक नॉर्थ कोरिया, वो एक ऑटोनॉमी है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया क्या है, ऑटोनॉमी है, वो किसी भी ग्रुप से नहीं जुड़ा, वो मस्त रहता है अपने में, ठीक है। तो इसका मतलब वो नहीं ना भाई कि इंडिया आज के टाइम पे अगर किसी ग्रुप से जुड़ा है, बहुत सारे रूल्स के अंदर बंधा है, तो किसी के अंदर स्लैबरी कर रहा है, ऐसा नहीं है। किसी के अधीन भी नहीं है ये, लेकिन हमारी डिपेंडेंस है बहुत सारे कंट्रीज पे, ठीक है। हम सबमिसिवनेस भी हमारे अंदर नहीं है कि हम दब के रह रहे हैं किसी से, हिचक के रह रहे हैं किसी से, वैसा नहीं है। ऑटोनॉमी का मतलब बिल्कुल एकदम हम फ्री है ना, तो रूल हमारे ऊपर कोई काम करता है। लेकिन इंडिया के ऊपर तो कुछ रूल्स है, नियम्स है, यूएन समझौता है, बहुत सारे ट्रिटी है हमारे अंदर। तो हम अभी भी डिपेंडेंस है किसी किसी चीजों पे, ठीक है, या फिर कोई भी कंट्री हो गया। लेकिन वहीं पे मैं बोल रहा हूँ, इसलिए इसका कंप्लीट परफेक्ट एंटोनिम डिपेंडेंस होगा, ठीक है ना। चलो खत्म हुआ। बाकी सारे ऑनलाइन अगर मॉक टेस्ट खोज रहे हो तो ए टू जेड स्टडी ऐप पे लगाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। 123 रुपीज में मिल जाएगी वाई ग्रुप की। अगर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हो नहीं, आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, एग्जाम से पहले, तो व्हाट्सअप करके खरीदो। सारे पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में तो नहीं मिलेगा, व्हाट्सअप करके बाय करना होगा, और व्हाट्सअप पे पीडीएफ सेंड कर दी जाती है पेमेंट करने के बाद। बाकी गाइस मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और ए टू जेड स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।